हेलो हेलो हेलो। चलो तो अभी लेक्चर होगा कंटिन्यू 1:15 1:30 बजे तक। उसके आगे 1 घंटा। टारगेट था मेरा कि आज इंश्योरेंस क्लेम्स खत्म करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एनीवेज एक लास्ट चीज बची है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लास्ट मेथड बचा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। एटलीस्ट कंसेप्ट तो भी समझ लेंगे, ठीक है ना? लिख के लेंगे प्रॉपर तरीके से, और फिर अगर टाइम बचा तो एक क्वेश्चन करेंगे। इसके हार्डली 3 क्वेश्चन है मॉड्यूल में, और तीनों के तीनों यहाँ पे होंगे क्वेश्चन। आया ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। लेकिन मैं कंसेप्ट अब भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब लोग मोबाइल बंद और साइलेंट। प्रतीक उठ वहां से। हाँ, श्री उठ जा वहां से। इधर क्रांति के वहां पे आके बैठ। वैभव तू इधर आके बैठ, सीधी जाके बाजू में। उठ जल्दी, जल्दी उठ। हाँ वैभव, अमित तू इधर आएगा। अभी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ना बहुत कैलकुलेशन हमने अभी तक जो किया ना, वो लॉस ऑफ स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनाया, सब किया, उस पर कैलकुलेशंस किए। इसमें ना कोई अकाउंट नहीं बनने वाला है, इसमें कैलकुलेशंस है, फॉर्मूलाज है, और वो समझने पड़ेंगे, और वो समझने पड़ेंगे। आया ना? हाँ। सबसे पहले तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में कितने स्टेप्स में आंसर निकलता था? 3 लिखाया मैंने या बताया मैंने तुमको? ये कितने स्टेप्स में आंसर निकलता था? 3। सबसे पहले अपन निकालते थे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, फिर निकालते थे अपन लॉस ऑफ स्टॉक, और फिर निकालते थे अपन क्लेम। बराबर ना? यहाँ पे टोटल 4 स्टेप्स लगने वाले थे। कितने स्टेप्स लगने वाले? 4। हेडिंग दे दो बुक में, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इसका दूसरा नाम है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। फाइल उठ, इधर आ। इधर आ। सीधी जाके बाजू।
ये है मान ले 1/4/21, 31 मार्च 22। ठीक है, कंसेप्ट को समझेंगे एकदम आराम से। मान ले यहां 30 जून, 30 जून को गोडाउन में, बिजनेस प्लेस पे, किधर भी आग लग गई है ना, ये आग लगी। हाँ, यहाँ पे क्या लगी है, मेरी आग ऐसे। सुनो रे, ये क्या है अपना डेट ऑफ फायर। बिजनेस में आग लगने के बाद नेक्स्ट डे से इमीडिएटली हमारा बिजनेस नॉर्मल वे से चालू होता क्या? नहीं। एक लंबे समय तक, एक अच्छे खासे टाइम तक हमारा बिजनेस अफेक्टेड रहता है, आया ना, डिसलोकेटेड रहता है। सेम प्लेस पे बिजनेस तो कुछ टाइम तक कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना, बराबर। क्या करना पड़ सकता है? तो पहले तो मान ले अगर ये मेरी कोई शॉप है, यहाँ पे अगर आग लग गई और ह्यूज लगी है, इसको बहुत नुकसान हुआ है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए टाइम जाए, और कल से ठीक करना चालू नहीं कर सकता। मैंने अगर पॉलिसी निकाला है तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करने के बाद उनके बंदे आएंगे, सर्वे करेंगे, सर्वेयर्स होते हैं बेसिकली, वो पूरा देखेंगे कि कैसे, कितनी आग लगी है, कैसे लगी है, क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे, मतलब नेचुरली लगी है या तुमने लगाई है क्लेम लेने के लिए, समझ रहे हो क्या, है ना। हाँ। तो पूरा सर्वे होता है, उसका कैलकुलेशन होता है, वगैरह वगैरह। और फिर उस पीरियड में तुमको ऐसा थोड़ी ना है कि तुम बैठे रहोगे, बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो तुम शायद बिजनेस कहीं और जगह पे, आजू बाजू में कोई जगह लेके वहां पे बिजनेस करना चालू करो। तो अगर आजू बाजू में जगह लेके वहां पे बिजनेस चालू करना है, तो हो सकता है कि मेरे को कुछ चीजें खरीदनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो सब खत्म हो गया, आया ना। तो और फिर जब तक वो ठीक नहीं होता, मेरे को वहां पे वो बिजनेस कैरी करना। तो मेरा जो बिजनेस का फ्लो यहाँ पे था, मैं कोई और जगह पे जाऊंगा, वहां पे वो बिजनेस का फ्लो नहीं रहेगा। मेरा बिजनेस क्या होने वाला है, अफेक्टेड होने वाला है। मान ले मेरे को, मेरा बिजनेस अफेक्टेड रहा 31 अक्टूबर, मेरा बिजनेस अफेक्टेड रहा 31 अक्टूबर तक। मतलब ये इतना जो पीरियड है, ये क्या है मेरा, इसको मैं बोलता हूं डिसलोकेशन पीरियड। इसको मैं क्या बोलता हूं, डिसलोकेशन पीरियड। इतना पीरियड मेरा बिजनेस अफेक्टेड रहा, इतने पीरियड में मेरा बिजनेस जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। अगर मान लो नॉर्मल बिजनेस होता, तो उसमें मैं जो प्रॉफिट कमा रहा, और यहां पे जो मेरा बिजनेस, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, हुआ है, लेकिन अफेक्टेड है, तो वो बिजनेस, वो सेल्स कम होने की वजह से ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट कम हो गया, आया ना। और वो जो मेरा प्रॉफिट का लॉस है, उसका भी मैं इंश्योरेंस निकाल सकता हूं, और उस इंश्योरेंस को अपन बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। उस पॉलिसी को अपन बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो आग लगने के बाद डिसलोकेटेड पीरियड तक जो मेरा नुकसान होने वाला है बिजनेस का, और उसका इंपैक्ट जो मेरे प्रॉफिट पे आने वाला है, वहां पे मेरा प्रॉफिट का नुकसान होगा, उस प्रॉफिट को, उस पीरियड में कमाए जाने वाले प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, इंश्योर करूंगा, आया ना। इस चैप्टर में बेसिकली अपन दो चीजें कैलकुलेट करने, इस चैप्टर मतलब इस मेथड में अपन कितनी चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं, दो। पहला तुम्हारा लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर, और दूसरा एडिशनल एक्सपेंसेस का भी क्लेम मिलेगा। एक मेरे को क्लेम किसके लिए मिलेगा, जो मेरे प्रॉफिट का नुकसान हुआ, बराबर, और दूसरा क्लेम मेरे को के लिए मिलेगा, एडिशनल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अभी एडिशनल एक्सपेंसेस होते क्या,
एडिशनल एक्सपेंसेस, अब भी आसान भाषा में इतना समझ लो कि मान ली ये बिजनेस मेरा अफेक्टेड रहा, मैं अगर हाथ पे हाथ बैठ के बैठा रहता तो मेरा लॉस ज्यादा रहता, लेकिन मैंने ना हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं, मैंने दूसरी जगह ली, वहां पे मैंने रेंट भरना चालू किया, वहां पे मैंने और कुछ खर्चा किया, एक दो लोग और एक्स्ट्रा लगाए काम के लिए, उनको सैलरी किया, है ना। ये जो मैंने खर्चा किया है इसकी वजह से मेरा कुछ बिजनेस हो पाया, और वो बिजनेस होने की वजह से मैं कुछ तो प्रॉफिट अर्न कर पाया, तो मेरा जो लॉस होना चाहिए था वो कम हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि बॉस, ये जो आपने एडिशनल खर्चा किया है ना, इसकी वजह से आपने आपकी लॉस की अमाउंट कम की, और इसकी वजह से आपका क्लेम भी कम होने वाला है। तो हम आपको सिर्फ आपका प्रॉफिट कवर करके नहीं देंगे, हम आपको एडिशनल एक्सपेंसेस का भी क्लेम देंगे, हम आपको एडिशनल एक्सपेंसेस का भी क्लेम। आ रही बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं। तो दो चीजें यहां पे अपने को कैलकुलेट करनी है, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, ऑन व्हाट? शॉर्ट सेल्स, और दूसरा एडिशनल एक्सपेंस, और दूसरा क्या? एडिशनल एक्सपेंस। अभी ये शॉर्ट सेल्स क्या है? शॉर्ट सेल्स क्या है तो समझना बात को, मेरा एक्चुअल में सेल्स क्या होना चाहिए था, मेरा एक्चुअल में जो सेल्स होना चाहिए था, बराबर ना, माइनस मैंने सेल्स कितना किया, मेरा जो कम सेल्स है ना, हाँ, तो जो बैलेंस आएगा वो क्या रहेगा तुम्हारा? शॉर्ट सेल्स। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा एस्टिमेटेड सेल्स क्या होना चाहिए था, माइनस मैंने इस डिसलोकेशन पीरियड में एक्चुअल में सेल्स कितना किया, ये जो मेरे को मिलेगा ये होगा क्या? शॉर्ट सेल्स। इस शॉर्ट सेल्स, ये इतने से मेरा सेल्स कम हुआ, उसके ऊपर मेरा जीपी परसेंटेज अप्लाई कर दो, तो मेरे को क्या मिलेगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट। आया ना? और दूसरा क्या? एडिशनल एक्सपेंसेस। जितना मैं तुमको आसान तरीके से बता रहा हूं ना, उतना आसान ये है नहीं, है आसान, लेकिन इसमें ना बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व। अभी तेरे को पता कैसे चलेगा इस डिसलोकेशन पीरियड में तेरा एस्टिमेटेड सेल्स क्या होना चाहिए? मैं तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दूं, अभी मेरे को क्लेम चाहिए, मेरे को क्लेम चाहिए, मैं बोल दूं इस डिसलोकेशन पे मैं 5 करोड़ का सेल कर देता, माइनस मैंने 50,000 का सेल किया, तो मेरा शॉर्ट सेल 4.5 करोड़ है, उस पर मैं 40% का प्रॉफिट कमाता था, तो ये मेरा क्लेम होना चाहिए, इतना पैसा दे। इंश्योरेंस कंपनी बांटने के लिए बैठी, हाँ नहीं, आया ना? तो इसीलिए कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी पागल थोड़ी ना बैठी कि तुम्हारी हर बात पे भरोसा। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि इस साल आग लगी है ना, और ये तेरा डिसलोकेशन पीरियड है ना, बराबर ना, तो मैं एस्टिमेटेड सेल्स कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा बता? पिछले साल का सेल्स पूरे साल का, आया ना? मैंने पिछले साल जो सेल किया पूरे साल का, उसके हिसाब से मैं इस पीरियड का सेल्स निकालूंगा? नहीं, नहीं। हम्म, तो मैं वही बोला ना, मैंने एक्सपेक्टेड बोला ना 5 करोड़, तो साल भर का मिल गया ना। अभी तू बोलेगा कि सर ये देख ना, ये पीरियड में तो बिजनेस नॉर्मली चला, तो यहां पे जो सेल किया है उसके बेसिस पे ले लो, चाहे को पिछले साल भी जाने का, आया ना? तो मैं यहां से ले सकता हूं? नहीं, यहां से भी नहीं ले। क्यों नहीं ले सकता? तो बिजनेस का ना, कोई भी बिजनेस ले लो तुम, उस बिजनेस का एवरी ईयर ना एक पीक पीरियड होता है, सीजन टाइम होता है, हर एक बिजनेस का अपना अपना एक सीजन टाइम होता है, बराबर। अभी आग कहां पे लगी तुमको ये देखना पड़ेगा। मैं अगर मान ले ये जो डिसलोकेशन पीरियड था ये मेरा सीजन टाइम, और मैं इस साल में जो ईयर बिगिनिंग से लेकर आग लगने के डेट तक का अगर सेल्स लू, वो तो मेरा ऑफ सीजन का सेल्स था, तो उसके कंपैरिजन में मैं एस्टिमेटेड सेल्स निकाल नहीं सकता। अच्छा मान ले ये डिसलोकेटेड पीरियड मेरा ऑफ सीजन था, ईयर बिगिनिंग से लेकर आग लगने की तारीख तक मेरा सीजन टाइम था, तो उस टाइम पे जो सेल्स है वो तो ज्यादा है,
उसको भी कंपेयर करके मैं एस्टिमेटेड सेल्स नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होगा। बात समझ रहे होता? तो फिर कैसे करेंगे? तो बात वही है कि जाना पड़ेगा पिछले साल में, जाना पड़ेगा पिछले साल। इस साल डिसलोकेशन पीरियड 30 जून से लेके 31 अक्टूबर था। सेम पीरियड में पिछले साल तुम्हारा क्या टर्नओवर हुआ? अगर इस साल ये तुम्हारा सीजन पीरियड है तो पिछले साल भी यही सीजन पीरियड रहा होगा। तो उस सीजन में तुम्हारा सेल कितना हुआ, उसके बेसिस पे निकालेंगे एस्टिमेटेड। अगर ये तुम्हारा ऑफ सीजन रहेगा तो ऑब्वियसली पिछले साल भी तुम्हारा ऑफ सीजन रहेगा। अरे हाँ या ना? हाँ। तो ये इस हिसाब से कैलकुलेट होता है। सीजन क्या एवरी ईयर एवरी मंथ वाइज चेंज नहीं होता। हर कोई बिजनेस का अपना अपना एक सीजन पीरियड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े के बिजनेस में, उसमें तो सीजन अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मान ले मैं बोलूं दिवाली, है ना, या कुछ ऐसे त्योहार जो बहुत धूमधाम से मनाए जाते, शादी वाला पीरियड, एक 4-6 महीने शादी का एक पीरियड रहता। हमारे गांव में वो बोलते बस्ता बांधने जा रहे, है ना। तो बस्ते बाकी के साल भर के, बाकी के 4-6 महीने में नहीं होते, उसी 4-6 महीने में होते। ऐसा थोड़ी कोई बस्ता बांध के पहले से रख रहा कि अगले साल शादी करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो शादी के तो वो सीजन है कपड़े वाले का, आया ना। हाँ। अगर मान ले कोई होटल है, रेस्टोरेंट नहीं बोल रहा हूँ, होटल बोल रहा हूँ, तो छुट्टियों वाला पीरियड। अगर मान ले महाबलेश्वर में होटल है तो ठंडी में ठंडी वाला पीरियड, आया ना। तो हर एक, तो हर ठंडी में महाबलेश्वर में भीड़ होती है। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लोनावला में हर ठंडी में भीड़ होती है, बारिश में भीड़ होती है। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन वही तो गर्मी में जा, तेरे को लोनावला लोनावला लगेगा नहीं। हाँ, नहीं लगेगा, सच्ची नहीं लगेगा। वहां पे लोग भी नहीं रहेंगे। गोवा जा बारिश में, कुछ मतलब है क्या जाके? नहीं, उनका ऑफ सीजन रहता। उल्टा बारिश में वहां के लोग घूमने निकलते, लोकल लोग, आया ना। हाँ, मेरे को मालूम, मेरा गांव है वो। एनीवे, तो सुन मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसीलिए क्या करने का, अब देखो, डिसलोकेशन पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर। और उस साल मेरा शॉर्ट सेल्स कितना हुआ, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड सेल्स निकालना पड़ेगा। और एस्टिमेटेड सेल्स के लिए मैं बेस क्या लूंगा? पिछले साल का उसी पीरियड का, पिछले साल का उसी पीरियड का, बराबर ना। तो मेरे को एस्टिमेटेड सेल्स मिला। फिर इस डिसलोकेशन पीरियड में मैंने एक्चुअल में कितना सेल किया वो माइनस कर, तेरे को क्या मिल जाएगा? शॉर्ट। उसमें तो जीबी परसेंटेज अप्लाई कर देगा तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा ना, है ना। उसको अपन बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो लिखेंगे। ये बनाने का है, कोई जरूरत नहीं बनाने। अगर बनाना है तो फोटो निकाल और बाद में कर ले, ठीक है। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट इसमें, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस पॉलिसी, the insurance company, the insurance company covers the loss of profit of a business arising due to arising due to dislocation of business because of consequence of uncertain events like fire। क्या दिख रहा हो? अभी फायर दिख रहा है।
वो एक डॉट देना भूल गया। पायरी दिख रहा है ना? क्या है पता है क्या है? मेरे को ना ऑनलाइन वाले तुमसे ज्यादा बेटर समझते हैं मेरे अंदर। हाँ, करसू। करसू थोड़ी होता है नहीं। ये वही करसू है जो तुम समझ रहे हो। बस उसी टाइप का करसू है ये। द पॉलिसी कवर्स दिस पॉलिसी। लिखते नहीं आता तुम्हारी बुक में जो हैंडराइटिंग है ना, इस पे लिख के देखो, मेरे को बताओ टेम आती क्या है। हाँ हाँ, थैंक यू। दिस पॉलिसी कवर्स द फॉलोइंग। दिस पॉलिसी covers the following two losses during the dislocation period। जिसमें पहला है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, और दूसरा है एडिशनल एक्सपेंस incurred to continue the business। Additional expense incurred to continue the business during dislocation period। During dislocation period। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था। ये पॉइंट नंबर 2। अभी जैसे मैंने बोला इसमें 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स कैसे? तो पिछले स्टेप में अपने को क्या निकालना था? क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। फिर अपन ने निकाला लॉस ऑफ स्टॉक और फिर निकाला क्लेम। वैसे यहां पे अपने को 2 चीजें निकालनी है, एक लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स और दूसरा एडिशनल एक्सपेंसेस, ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो स्टेप 1 में ऐसा समझ ले, लॉस ऑफ जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स। स्टेप 2 में, स्टेप 3 में कैलकुलेशन ऑफ लॉस, और चौथे स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। समझा क्या? तो इस हिसाब से अपना सोल्यूशन यहाँ पे होने वाला है। आप एग्जाम में सोल्यूशन स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा नहीं करोगे, वो तो समझने के लिए, बराबर ना? अभी तीसरा पॉइंट है अपना स्टेप 1। तीसरा पॉइंट है अपना स्टेप 1, और ये है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। सर ये तो बहुत इजी था, आपने समझाया अभी। इस पॉलिसी में ना कई सारे टेक्निकल टर्म्स आने वाले हैं, और ये स्टेप वाइज अपन जब देखेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो सारे टर्म्स अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? सर आपने बचपन में शुद्ध लिखान के क्लास नहीं लगाए? शुद्ध लिखान, शुद्ध लिखान, वाह। उसने लिखान बोला, अच्छा लेखन, सॉरी सॉरी सॉरी। शुद्ध लेखन मतलब हैंडराइटिंग के क्लासेस होते थे इधर पुणे सिटी में? तुम सब सिटी वाले लोग हैं, हम गांव वाले लोग, है ना? शुद्ध लेखन।
चलो ध्यान दो यहाँ पे, इंग्लिश स्कूल से पढ़े हो आप? हाँ हाँ, इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बोला ना, हमको इंग्लिश में बोलना कंपलसरी था स्कूल में। आंगनवाड़ी में वैसे भी सीखा। आंगनवाड़ी, समझा मेरे को वो? मैं जिस स्कूल से पढ़ा ना, उस स्कूल की शुरुआत हमसे हुई। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे एक एक क्लासरूम बढ़ रहा था स्कूल। तो एक रूम से हमारे स्कूल की शुरुआत हुई है। हाँ, अरे पहले उसको विद्याधाम प्रशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा नाम था। फिर ना 3 क्लासरूम बढ़े, उसको चौथे क्लासरूम के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। फिर फंडिंग लिया और स्कूल का नाम हो गया आरएमडी इंग्लिश मीडियम। और फिर फंडिंग लिया तो फिर बहुत बड़ी स्कूल हो, आरएमडी इंग्लिश मीडियम। हाँ, ऊंचे लोग ऊंची पसंद है हमारी। अच्छा, उस एक्चुअली जिस टाइम पे ये आरएमडी हुआ ना, उस टाइम पे ये आरएमडी, वो जो पुड़ी है ना, उसको आरएमडी नहीं बोलते थे, उसको मानिक चंद बोलते थे। उसका नाम बाद में हुआ है आरएमडी। हाँ, पहले मानिक चंद था, तो वही तो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद मानिक चंद, ऐसा उसका पंचलाइन था। रसिकलाल मानिक चंद धारीवाल। उन्हीं से फंडिंग उठाई थी। अभी उनसे फंडिंग क्यों ली, तो वो शिरूर के हैं प्रॉपर। पुड़ियों के नाम पता है आपको? अरे मेरे गांव में बनती थी पुड़ी वो पहले। तो मेरे को पता नहीं होगा क्या? आरएमडी, वो बोल रहा पुड़ियों के नाम पता है आपको सब? सब पता है। ये विमल विमल बाद में है, पहले दो चलता था, एक आरएमडी, दूसरा गोवा। गोवा गुटखा। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक और बताओ क्या। आरएमडी मतलब ये जो हम रसिक सेठ बोलते हैं, तो ये जो रसिक सेठ एक्सपायर हो गए अभी, तो वो पहले ना गोवा गुटखा के फैक्ट्री में काम करते, वहां से गुटखा बनाने का प्रोसेस सीखा। 1 रुपए में एक पुड़ी आती थी तो, गोवा की प्रोसेस सीखा। अच्छा, उधर फैक्ट्री में काम को लगने से पहले उनका बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा हुआ, मतलब मेरी दादी बोलती थी कि उनका स्ट्रगल किस तरीके से रहा हुआ, बहुत डेंजर। मतलब वो कुछ भी चीज ऐसे साइकिल पे लेके निकलते थे बेचने के लिए, और गली गली घूमते थे वहां पे शुरू में। ऐसा था उनका, मतलब इनिशियल स्टेज जब वो यंग एज में थे तब। लेकिन फिर वहां से वो उधर गए, वहां से सीखा प्रोसेस पूरा, मतलब उस लॉजिक उस इंटेंशन से नहीं गए थे, लेकिन वहां पे काम को लगे, अच्छा पेमेंट मिल रहा था, जो भी रहेगा। लेकिन फिर वहां जाने के बाद ना उन्होंने सीख लिया कैसे बनना, और उससे भारी वाला बनाया। तो जब गोवा गुटखा 1 रुपए में मिलता था ना, तब आरएमडी 10 रुपए में मिलती, 10 रुपए की पूरी। इसीलिए तो वो पंचलाइन था उसका, ऊंचे लोग ऊंची पसंद मानिक। सस्ती नहीं मिलती थी। फिर बैन हो गया, बैन होने के बाद भी मिलती थी, खाली उसका प्रोडक्शन साउथ में किधर तो शिफ्ट हुआ, फिर शुरू में नहीं होने लग गया प्रोडक्शन। फिर आए विमल, फिर वो बोलो जुबान केसरी। वो, हाँ विमल ही थे ना वो, रजनीगंधा, मर्सिडीज। एक मैंने सुना था राजश्री है। सलमान खान ऐड करते थे ना, हाँ। चलो बस आजा। क्या? वो गाना है बच्चन का, है? नहीं मालूम। और भी कुछ कहानी बताओ सर।
प्राची है। चलो सुनो, ध्यान दो यहाँ पे, ये मैंने दो टाइमलाइन बनाए हैं। एक है 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, और दूसरा है 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 21। बेसिकली ये 2 साल है, आया ना। आग यहां लगी 1 जुलाई को, मान के चलो ये है आग। और ये डिसलोकेशन पीरियड था 1 अक्टूबर तक, ठीक है, 1 अक्टूबर तक। यानी लिखा ना, नहीं दिए है, सुन रहे, ये क्या है मेरा डिसलोकेशन पीरियड, बराबर ना। मेरे को क्या निकालना है, शॉर्ट सेल्स। मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट और शॉर्ट सेल्स निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले तो शॉर्ट सेल्स निकालना पड़ेगा। हाँ, तो शॉर्ट सेल्स के लिए मेरे को मेरा जो डिसलोकेशन का पीरियड है वही पीरियड पिछले साल में मेरा सेल क्या रहा रहेगा, आया ना। ये जो मेरा पीरियड है, इसको मैं बोलता हूं डिसलोकेशन पीरियड। सेम पीरियड यहां पे भी पिछले साल में रहा होगा, 1 जुलाई 1 अक्टूबर, लेकिन वो डिसलोकेटेड नहीं रहेगा, आया ना। हमको क्या करना है पता है क्या, इस पीरियड का सेल्स लेना है। अभी ये जो पीरियड का सेल्स है जो अपन देखेंगे, एग्जैक्टली डिसलोकेटेड पीरियड जो इस साल का है, वही पीरियड जब मैं पिछले साल एग्जैक्टली पिछले साल वाले इसमें जाऊंगा तो उस पीरियड का मेरे को सेल्स लेना है। इस सेल्स को मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड टर्नओवर। क्या बोलता हूं, स्टैंडर्ड टर्नओवर। ओके, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या रहा रहेगा इस पीरियड में, मेरा जो सेल्स हुआ है डिसलोकेटेड पीरियड में, इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्चुअल सेल्स, बराबर ना। अभी आसान भाषा में बोला जाए तो डिसलोकेशन पीरियड मतलब शॉर्ट सेल्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल्स या स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर बोल सकते हैं, आया ना। लेकिन होता यह है कि मेरा जो बिजनेस है ना वो ईयर बाय ईयर ऐसा समझ लो ग्रो होते रहता है, आया ना। हाँ, तो ग्रो होता है, इसका मतलब यह है कि इस पीरियड का जो टर्नओवर रहेगा, इस पीरियड का जो टर्नओवर रहेगा एग्जैक्टली वही टर्नओवर मेरा नेक्स्ट ईयर में रहेगा, जरूरी नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रेंड नजर आएगा अपने को, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या तो वो डिक्रीजिंग होगा, वॉट एवर मे बी द केस। तो यहां पे मेरा वो सेल्स कितना होना चाहिए था, एस्टिमेटेड सेल्स। इसमें हमको एडजस्टमेंट किसका करने पड़ने वाला है, इसमें अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ने वाला है ट्रेंड का, प्लस और माइनस ट्रेंड होगा। अभी सर ये ट्रेंड अपने को कैसे समझेगा, तेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी जिसकी वजह से अपन क्या निकाल पाएंगे, ट्रेंड। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा पीरियड है ये वाला, इधर तो मेरा सेल्स नॉर्मल हुआ, आया ना। हाँ, और इधर का भी सेल्स तेरे को दे दिया, और सेम अगले साल भी यहाँ का आग लगने से एग्जैक्टली पहले वाला उस साल में कितना सेल्स है, इस सेल्स में ये दो सेल्स को अगर मैं सेम पीरियड का सेल्स है अगर कंपेयर करूं तो मुझे पता चलता है कि बाबा मेरा जो पिछले साल इस 3 महीने का सेल था, इस साल ना मेरा सेल 10% से इंक्रीज हुआ या 5% से डिक्रीज हुआ है, जो भी है अपन मान के चलते 10% से इंक्रीज हुआ। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा इस साल ट्रेंड क्या चल रहा है, +10% वाला। तो जो स्टैंडर्ड सेल्स रहेगा ऊपर, इसमें मेरे को ये वाला ट्रेंड यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 10% का, और फिर मेरे को मिलेगा यहाँ पे क्या, एस्टिमेटेड सेल्स इस पीरियड का। और जब इस एस्टिमेटेड सेल्स से मैं एक्चुअल सेल्स को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, शॉर्ट सेल्स। तो मेरे को क्या मिलेगा, शॉर्ट। समझा, पक्का, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर ना 50 लाख रुपए का था, कितने का, 50 लाख रुपए। मेरा एक्चुअल सेल्स जो मेरे को दिया है यहाँ पे, ये दिया है 30 लाख रुपए, ठीक है।
यहां पे मेरा टर्नओवर था 30 लाख रुपए का और यहां पे टर्नओवर हुआ है 33 लाख रुपीस का। इससे मेरे को पता चला मेरा 10% ट्रेंड है। 30 लाख पिछले साल था, सेम पीरियड में 33 लाख अगले साल है, तो 10% का इंक्रीज इन ट्रेंड है। तो मैं वो ट्रेंड यहां पे भी अप्लाई करूंगा, तो 50 लाख पे 5 लाख ऐड कर दूंगा, तो मेरा एस्टिमेटेड सेल्स हो जाएगा कितना, 55 लाख, और एक्चुअल सेल्स कितना है, 30 लाख। तो मेरा शॉर्ट सेल्स कितना हो जाएगा, शॉर्ट सेल्स हो जाएगा 25 लाख। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे को मिल गया शॉर्ट सेल्स, ये है शॉर्ट सेल्स की कहानी। समझ में आ रही है क्या बात? अभी इसमें क्या मल्टीप्लाई करने का अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, और वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस स्टेप 3 में ये मेरा पॉइंट ए हुआ शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करना, ये पॉइंट ए हुआ कौन सा, शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। उसके बाद पॉइंट बी रहने वाला है मेरा क्या, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज बोल लो या जीपी मार्जिन बोल लो, आया ना? हाँ सर, बहुत इजी। क्या है जीपी परसेंटेज का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू, ये था। मैंने तुमको अभी तक ना जीपी के 2 परसेंटेज के फॉर्मूला बताया, मतलब 2 फॉर्मूला बताए जीपी परसेंटेज निकालने। तो क्या बात करें, हमको तो एक ही मालूम है, क्या, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, जो अपन ने थोड़ी देर पहले भी यूज किया। हाँ, मैंने ना डिपार्टमेंट के टाइम पे तुमको एक फॉर्मूला और बताया, कितना कमाया डिवाइडेड बाय किस पे कमाया इनटू 100। अगर डिपार्टमेंट का लेक्चर तुमने ध्यान से देखा होगा तो दैट वाज अ डिफरेंट फॉर्मूला, देखा जाए तो, आया ना? और ये अभी तुमको मैं पढ़ा रहा हूं तीसरा और आखिरी फॉर्मूला जीपी परसेंटेज का अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में, और वो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100। इस फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीपी परसेंटेज, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100। अभी ये जो स्टैंडिंग चार्जेस है, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मतलब होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। और इंश्योर्ड का मतलब होता है, इंश्योर्ड का मतलब होता है कवर्ड इन पॉलिसी, कवर्ड इन पॉलिसी, मतलब ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट जो तुम्हारे पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, जो तुम्हारे पॉलिसी के अंदर कवर्ड। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल दे सकते हो क्या, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, आया ना? ये फिक्स्ड कॉस्ट है सारे, बराबर ना? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्टिंग पढ़े हो ना? फिर वेरिएबल कॉस्ट जो मेरे प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करेगा, वो पर यूनिट फिक्स होता है, टोटल में वेरी करता है। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स होता है, बराबर ना? हाँ। तो फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसे खर्चे, आग भले ही लग गई है लेकिन मेरे को वो करने पड़ेगा, लेकिन मेरे को वो करने पड़ेगा। तो ऐसे मान ले तेरे पास 5 तरीके के खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट, और तूने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट है, और बाकी और 2 खर्चे, 5 खर्चे हैं। उसमें से तुमने बोला इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी चीजें तुमको इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ती पॉलिसी लेने के, तो 5 है। उसमें से तुमने बोला कि भाई आग लग गई ना, रेंट है ना, मैं मेरे ओनर को बात कर लूंगा, मेरा और ओनर का बहुत अच्छा जब हम वीकेंड पे बैठते, मतलब मिलते साथ में, है ना? तो वो रेंट छोड़ देगा मेरे, अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, मतलब बिजनेस में आग वाग लग गई तो वो रेंट छोड़ देगा मेरे, तो उसको मत पकड़। बाकी 4 खर्चे को मेरे को क्या करना है, पॉलिसी में कवर कराना, आया ना? तो फिर मैं सिर्फ वही 4 खर्चे ऐड करूंगा मेरे नेट प्रॉफिट, समझा क्या? हाँ।
उसको डिवाइडेड बाय सेल्स को। सर ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन हम कैसे कैलकुलेट करें? ये कैलकुलेट नहीं करना, तुमको खाली फॉर्मूला में पुट करना। ये सारी चीजें तेरे को क्वेश्चन में ऐसे ही नाम के साथ गिवन होगी, तेरे को सिर्फ किसमें अप्लाई करना है? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला से तेरे को जीपी परसेंटेज मिलता है। फिर तू सी में क्या कैलकुलेट करेगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। आया ना? मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए भी अपने को तीसरा स्टेप लेना पड़ता है। मतलब स्टेप 1 में ऐसा बोल लो, अपने अपने ही 3 स्टेप्स। आया ना? पहला क्या? शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स, जो मेरा लॉस हुआ। आया ना? समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? तो ये था मेरा क्या? स्टेप 1। तो अभी हेडिंग दे स्टेप 1, हेडिंग दे स्टेप 1। स्टेप 1 का हेडिंग दे दिया, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। उसमें ये क्या लिखा? नहीं वो मत लिख, मतलब एबीसी जो, अच्छा चल ठीक है, उसके पहले एक नोट लिखाने का। मेरे को तेरे को ना 2 पीरियड दिए गए, 2 पीरियड्स होते हैं। एक तो डिसलोकेशन पीरियड, समझ गया? एक होता है इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनीफाई करना मतलब क्या? मैं तुमको लॉस ऑफ स्टॉक के टाइम पे भी समझाया कि अगर मेरे को कुछ नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंडेमनीफाई करेंगी उस नुकसान। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए, वैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे बीच, मैं उसको प्रीमियम दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे लॉस होने के टाइम पे वो मेरे को मेरे नुकसान का भरपाई करके देगी, इंडेमनीफाई करके। आया ना? तो एक होता है इंडेमनिटी पीरियड, एक होता है डिसलोकेशन पीरियड। जनरली दोनों सेम रहेंगे। अगर सेम नहीं रहे तो मेरा डिसलोकेशन पीरियड मान ले 6 महीने का है और इंडेमनिटी पीरियड 7 महीने का दिया, मेरे को बताना कितने पीरियड का नुकसान कवर करे। डिसलोकेशन पीरियड, मेरा बिजनेस डिसलोकेटेड था 6 महीने और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंडेमनिफिकेशन होने वाला है 7 मंथ्स का, तो मेरा मैक्स टू मैक्स कितना लॉस कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी? 6 महीने का, क्योंकि बिजनेस ही डिसलोकेटेड 6 महीने के लिए था। आया ना? तो अगर तेरे को दोनों में से कोई तो एक ही पीरियड दिया है तो वही है, ऐसा समझ ले। और अगर दोनों पीरियड दिए तो देख ले कि कौन सा डिसलोकेटेड पीरियड है, उसके हिसाब से देख ले इंडेमनिफिकेशन का पीरियड क्या है, और तेरे को बराबर लॉजिक से आंसर मिलता है। हालांकि अपने को ना उतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं अपने सिलेबस, लेकिन मैं फिर भी लिखा देता हूं कि जो पीरियड अगर एमसीक्यू में आ गया तो अपने को पता होना चाहिए कि डिसलोकेशन पीरियड और इंडेमनिफिकेशन पीरियड क्या होगा। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ कवरेज क्या होगा? तो डिसलोकेशन पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड विच एवर इज लो। यही तो कॉमन सेंस लगाना, बराबर ना? तो उसमें लिख दे, अगर तेने ए पॉइंट दूसरा दे दिया है तो फिर ऊपर सिर्फ नोट लिख दे, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कवरेज, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कवरेज, उसमें लिख इंडेमनिटी पीरियड और डिसलोकेशन पीरियड whichever is lower। whichever is lower। ओके, अभी दे दे पहली हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये क्या होता है? तो ये लास्ट ईयर सेम पीरियड टर्नओवर, लास्ट ईयर सेम पीरियड टर्नओवर। समझेगा ना? एग्जाम में तेरे को ये वाला नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड टर्नओवर, इसमें अपन प्लस और माइनस करेंगे
ट्रेंड एडजस्टमेंट अभी बताया था ऊपर 10% वाला आया ना, तो मेरे को मिलेगा देयरफॉर एस्टिमेटेड, इसमें से माइनस करूंगा एक्चुअल सेल्स, तो देयरफॉर मेरे को मिला शॉर्ट सेल्स। ये जो एस्टिमेटेड सेल्स है दिस इज फॉर डिसलोकेशन पीरियड, और एक्चुअल सेल्स भी फॉर डिसलोकेशन पीरियड ही चल रहा है, फॉर डिसलोकेशन पीरियड ही चल रहा, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। अच्छा सुन ना, मैंने तेरे को बताया यहाँ पे जीपी परसेंटेज का फॉर्मूला। मेरे को एक बात बता, तेरे को जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा ये कौन से पीरियड का गिवन होगा? एग्जैक्टली ये साल कंप्लीट कहाँ हुआ है? साल के बीच में तो आग लगी है। तो जीपी परसेंटेज हमने लॉस ऑफ स्टॉक पे भी जीपी परसेंटेज कौन से डेटा से निकाला? पिछले साल के। यहाँ पे भी जीपी परसेंटेज पिछले साल के डेटा से निकाला, तो तेरे को नेट प्रॉफिट पिछले साल का दिया रहेगा, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस पिछले साल के दिए रहेंगे, और सेल्स भी पिछले साल का दिया रहेगा, है ना। तो ये जो भी अपन कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज करेंगे इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन लास्ट ईयर डेटा। जीपी परसेंटेज is equal to net profit plus insured standing charges upon sales into 100. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, ये फॉर्मूला ऐसा लिख और फिर नीचे लिख दे एनपी मतलब क्या, आईएससी मतलब क्या। ऊपर लिखा तो फिर लिख, अपन एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे। पूरा लिखना, पूरा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को थोड़ी लिखना। उसके बाद तेरे को सी में क्या मिलेगा? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज। क्लियर क्या? पक्का क्या? आगे बढ़े। कितना 40-50 मिनट्स का इस पर लेक्चर हुआ है? 10 मिनट और फिर ब्रेक ले। विपुल सर 1:15 के आगे आने वाले, 2:15 के आगे आने वाले, 2 बजे नहीं होने वाला स्टार्ट तुम्हारा, 2:15 के आगे स्टार्ट होने वाला। मेरे को अब भी बोले, मेरे को बोले वो 2:15 के आगे स्टार्ट करूंगा। चलो ठीक है, फिर क्या है, रुकेंगे। मंडे ट्यूसडे जाएगा ये लेक्चर, चैप्टर खत्म करना। नहीं ना, मन नहीं कर रहा ना तुम्हारा, तुम तो बोले नको करके, ब्रेक नहीं मिलेगा। तो तुम 45 मिनट्स में लंच करके आ जाओगे?
पक्का? चलो ठीक है, रुकते। नहीं, 15 मिनट में भी खत्म नहीं होने वाला है कंसेप्ट पूरा। देखो 1 घंटा लगने वाला है कंसेप्ट समझाने को और आगे, क्योंकि फॉर्मूला की शुरुआत हुई है, खाली फॉर्मूला ही फॉर्मूला है तुमको यहाँ पे। 3 तारीख को रिवीजन लेक्चर है। सुनना, इधर ध्यान दो रे। 30 अप्रैल तक ये अपना इंश्योरेंस खत्म होके, अरे सुनना है रे, मेरे को पूरा करने देना है। ये कल के लेक्चर में कंप्लीट करने का ट्राई करता। कल शाम को नहीं, मेरा है ना ट्यूसडे का छुट्टी होने वाला है, मेरे को शिरूर जाने का। विपुल सर ले रहे हैं ना एक्स्ट्रा 7 से 8:30। कल तो बोले 3 दिन और लेने वाला हूँ मैं, 3-4 दिन। कल शाम को बोल रहे मुझे 3-4 दिन और लेने वाला हूँ। हाँ ठीक है ना, जैसा भी है 30 अप्रैल तक है ना अपना ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन हायर परचेज चालू करने वाले हैं, और हायर परचेज भी कंप्लीट हो जाएगा, और ब्रांच का मेजोरिटी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच का सर्टन पोर्शन पेंडिंग रहेगा और एएस पेंडिंग रहेगा। 30 के बाद मान ले 1 या 2 तारीख तक, और अपना अगर 2 तारीख से रिवीजन चालू हो रहा है तो 1 तारीख भी अपन लेक्चर लेंगे। मेरे को 2 तारीख बोलेगा और वीडियो में 3 तारीख बोला क्या? अच्छा ठीक है, तो 2 तारीख तक अपन अपना रेगुलर लेक्चर ले सकते हैं, फिर अपना ब्रांच भी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट उसमें। फिर बचेगा क्या? एएस। अभी एएस के लिए हम 3 तारीख से रिवीजन चालू करेंगे बराबर, उसमें रिवीजन अपना नॉर्मली जैसा रिवीजन चलता है वैसा चलता है, लेकिन उसके बाद जो संडे आएगा उस संडे को एएस लिख दो। समझा ना? तो जैसे अपन ये आज के संडे को अपन क्या करने वाले थे? एएस चालू करने वाले थे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, कल ही डिस्कस किया था मैंने कि नॉर्मल सारे बाकी के जितने चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अपन एएस चालू करेंगे। एएस विल बी ऑन संडे ओनली, पूरा 4-5 घंटे का एक स्लॉट लेके, ऐसे 2 संडे बैठना पड़ेगा। हाँ, अगर विपुल सर नहीं लेने वाले रहेंगे तो पूरा संडे लेंगे। नहीं हुआ, कॉन्टिजेंसी है अभी। कौन सा टेस्ट? हाँ तो तब तक तो हो ही जाएगा ना। फुल सिलेबस टेस्ट तुम रिवीजन के बाद दोगे ना, रिवीजन जून तक जाएगा। उसके पहले 4 संडे ना, उसमें से पहले 2 संडे में अपन खत्म कर देंगे एएस। टेस्ट मतलब रिवीजन एक एक डेढ़ डेढ़ एक एक घंटे का चाहिए सबका। हाँ क्या? हाँ तो होने वाला है ना। तुमको सच्ची बोलोगे, इफेक्टिव पढ़ाई रिवीजन में होती है, मैराथन में नहीं होती है। तुमको आज पता चलेगा। नहीं वीडियो शाम तक तुम्हारा जब जीएसटी होगा, अभी तुम 9 बजे से आए हुए हो ना, तो इफेक्टिव कितना होता है? जो रिवीजन अपन रोज का 1-1.5 घंटा, मैं पर्सनली अकाउंट्स के लिए 1.5 घंटा लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी टाइमिंग पता नहीं कैसे मैनेज किया हुआ है, वो देखना पड़ेगा। उस पर चेंज करता है तो मैं अकाउंट्स का 1.5 घंटे का रिवीजन लेने वाला हूँ रोज, जिसमें अपना पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा प्लस एमसीक्यूज। फाउंडेशन में सिर्फ एमसीक्यू में। हाँ तो 8 से 1 मतलब वही हो गया ना, 1-1 घंटा। 9, 10, 11, 12, 1। हाँ तो बीच में ब्रेक भी तो रहेगा ना, बैक टू बैक थोड़ी ना होंगे 5 क्लासेस, 4 क्लासेस, बीच में ब्रेक रहेगा तुमको एक। आप परसों छुट्टी दे रहे हो तो कल ले लो। कल क्या लूं?
कल ले रहा ना मैं। कल एक्स्ट्रा ले लूं। अरे मेरा 5:30 टू 7:15 ये फाउंडेशन चल रहा है ना, उसके बाद या उसके पहले, अभी उसके पहले तुम्हारा लेक्चर तो चालू है ना 9। नहीं नहीं, काय को इतना नाइट सेशन में मेरे को यहाँ रुकना पड़ता, उसका क्या, पूरी बिल्डिंग खाली रहती है, मेरे को डर लगता पूरी। इधर आएंगे क्या तुम? बचे हुए ऑल्टरनेटिव इवनिंग को आप ले लो सर, आप परसों छुट्टी दे रहे हो, क्या बोल रहे हो? रात को ले लो सर, आपको डर लगता, अरे क्या चल रहा है? नो के बाद देखते हैं, करेंगे ना, अगर हुआ वैसा पॉसिबल तो वैसा कर लेंगे। डोंट डू इट। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय। एएस की ना मैं तुम्हारे लिए चार्ट्स बना रहा हूँ, तो वो भी अपना ये खत्म होने तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो अपन संडे को बैठेंगे ना, मैं उसका प्रिंट आउट दे दूंगा तुमको, तो अपन पढ़ाई पढ़ेंगे उसी में से, उन्हीं चार्ट्स में से। Yes. चलो बाय बाय।